हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से कनेक्ट करिए। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है एक बार बताइए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ एग्जाम 2024 जो भी एग्जाम है ये होने वाला है, मतलब अभी नहीं हुआ है तो होने वाला है। तो उसके बेहतर तरीके से आप लोगों को साइंस की ये बेहतरीन सी क्लास आप लोगों के साथ में डिस्कस की जाएगी। और साथ ही साथ में अपन इस क्लास के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। कैसे प्रश्नों की यहाँ पर श्रृंखला पूछी जाती है और इन प्रश्नों के जल्दी से कनेक्ट करो। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, 3000 बेस्ट एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू सेशन है आपके लिए, बेहतरीन साइंस का ये सेशन है। और माई सेल्फ आशुतोष टेलर आप सभी को पता ही है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड आई बीएड की एक्सपीरियंस में होते प्रैक्टिस में परफेक्ट ही बेहतरीन वीडियोस चाहते हैं। तो अभी टाइमिंग थोड़ा चेंज है बट 8 एम 7 एम लगभग लगभग टाइम रहता है। और 3 पीएम पर अभी अपनी क्लास नहीं चल रही है। स्लाइड क्या है कि पुराना एडिटेड है, तो 10 पीएम पर ऑब्वियसली अपन एक महा प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं आपके साथ घड़ी लगा देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग रहेगा। आप लोगों के लिए कितने समय में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। 45 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम 30 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 45 सेकंड में आंसर करना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करना स्टार्ट कर देना। मैं क्लास को जब आपसे कनेक्ट करता हूँ तो डेफिनिटली मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शांति से सुने। साइंस की क्लास में क्या होता है कि शांति से सुने, कमेंट कम करें जितना हो सके। और आंसर देना है तो आप आंसर कीजिए ऑब्वियसली, है ना। क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है तो पृथ्वी, अच्छा ये टॉपिक जो है ये कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण जो अपना ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है वो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं या आ चुके हैं उन सभी पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तो कुछ गुरुत्वाकर्षण के नियम हो गए, उसके लॉज हो गए, उनके बाद चर्चा होगी। ठीक है, चलिए 45 सेकंड का समय, उसके अंदर पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया। देखो प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न बड़ा सिंपल है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 35 केजी है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। यदि पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का वजन 38 केजी होता है तो बुध पर उसका वजन कितना हो जाएगा। तो आप बुध पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के तुलना में पृथ्वी का 38% होता है। कितना होता है, 38% होता है। और 38% होता है जबकि यह सूर्य सूर्य के सबसे निकटतम स्थिति में ग्रह होता है। तो सौर ऊर्जा या सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ठीक है ना। और इसके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है, एक बात ये ध्यान रखना, है ना। और बुध का जो घनत्व होता है, बुध का घनत्व जो होता है वो कितना होता है, बुध का घनत्व होता है 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर अपना आंसर क्या बनेगा, बुध पर अगर आप देखो 38% होता है, 38% के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो 14.3 केजी क्या हो जाएगा व्यक्ति का वजन। 38 का था, 14.3 हो जाएगा, मतलब 3 गुना, लगभग 2 गुना 3 गुना कम होने की कोशिश। ना, अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कथन में से ए और बी में कौन सा सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल एवं बल क्या है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है आपसे पूछा गया। इनमें से कथन कौन सा सत्य है। दो कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का के गुणनफल का सीधा अनुपाती होता है। ठीक है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधा अनुपाती होता है। दोनों चीजें आपने पढ़ी, क्या कह रही है, 40 सेकंड में आंसर दो फटाफट। चलिए 45 सेकंड में आंसर देना था। आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वह होता है तो ब्रह्मांड में जो भी पिंड स्थित हैं या फिर किन्हीं दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल और उसके द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। अच्छा, अनुक्रमानुपाती होता है और उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप सीधा सीधा क्या बोलते हो सर, F इक्वल टू हम जानते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। और कांस्टेंट अगर आप लेते हो तो g बन जाता है। तो F इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 r स्क्वायर। जी की वैल्यू जो होती है वो 6.67 इंटू 10 टू पावर कितनी होती है, -11 एन एम पर ग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है, क्या है मतलब, मैंने कहा पहला स्टेटमेंट जो बोला गया द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपातिक, पहला स्थिति तो सही है। दूसरा कह रहा है दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के अनुपातिक, दूरी के वर्ग के अनुपातिक नहीं होता भाई, है ना।
पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा नहीं है, ऑब्वियसली बात है। दूसरा देखो, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए इस समय को थोड़ा कम कर देते हैं, 30 सेकंड में आंसर देना। ऐसे क्वेश्चन जहाँ आ जाए नियतांक क्या होता है, तो उसमें आप 30 सेकंड में, अभी बताया है मैंने, है ना? इसका आंसर तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर ये माइनस का है, थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बाकी सब ठीक है, बस वो माइनस का जो आया है उसको देखो। देखो, जी अभी-अभी बताया F इक्वल टू प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। आपने कहा सर F इक्वल टू G M1 M2 R स्क्वायर, ठीक है? आपने कहा सर G की वैल्यू जो होती है 6.6 इंटू 10 टू पावर कितनी बताई थी आपने? 10 टू पावर -11, है ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस जो आ जाएगा वो किलोग्राम पर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आंसर कौन-सा बनेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है, यस या नो? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केपलर के नियम में से एक सही है। देखो ये क्या कह रहा है? इस निम्न में से कौन-सा प्लैनेट प्लैनेटरी बॉडीज़ के केपलर के नियम से एक सही है। अब कौन-सा सही है वो आपको बताना है। केपलर का नियम आपको पता होना है ना? प्लैनेटरी बॉडीज़। देखो केपलर का नियम जो होता है ना, 45 सेकंड से ज़्यादा ले लिए हैं आपने। सुनो, केपलर की जो अ, नियम है, केपलर का जो लॉ है, प्लैनेटरी बॉडीज़ के लिए जो केपलर का लॉ है उसके अंदर क्या कहता है कि कक्षीय अवधि ग्रहों के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कक्षीय अवधि को क्या बोल सकते हो आप? ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड बोल सकते हो, कक्षीय अवधि बोल सकते हो, कक्षीय समय बोल सकते हो, ऑर्बिटल टाइम बोल सकते हो, है ना? जो होती है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रहती है, और इसके अंदर भी उन्होंने कई चीज़ें बताई। तो उन्होंने बताया कि सभी ग्रह जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सभी ग्रह की कक्षा जो होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है, मतलब इलिप्टिकल टाइप होती है। क्या होती है? इलिप्टिकल टाइप, गोल नहीं होती, पहली बात तो, है ना? अर्धवृत्ताकार होती है, और सूर्य इस कक्षा के नाभि पर स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? आपने कहा सर सन जो है वो इसकी नाभि पर स्थित है। ये इनका पहला लॉ बोल दो, मतलब पहला ऐसा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, पहला लॉ था। दूसरा स्टेटमेंट इसमें बोला गया कि ग्रह जो होते हैं वो सूर्य से जुड़ने वाली रेखा जो होती है, उसके समानांतर समान क्षेत्रफल तय करते हैं। तो सूर्य से जुड़ने वाले ग्रह जो होते हैं वो सूर्य से जुड़ने वाली रेखा के समानांतर होते हैं और समान क्षेत्रफल पर तय करते हैं। ठीक है ना? वो भी बात सही है। अगला स्टेटमेंट देखो, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। दीर्घ अक्ष के क्या होता है? घन के समानुपाती होता है। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट डी जो है, ऑर्बिटल में निर्भर करती है। ये लाइन बिल्कुल सही है, बाकी तीनों लाइनें जो हैं वो सही नहीं है, और तीनों लाइनें सही क्या है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना? तो इनमें तीनों लाइनें सही क्या है, वो तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको क्लियर करे हैं। अपना एक ही स्टेटमेंट क्लियर होता है, ऑप्शन डी। आगे देखो, अगला स्टेटमेंट देखिए। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 40 सेकंड में आपका आंसर आ ही जाना चाहिए। देखो, ग्रह के नियमों की खोज किसने करी? तो आपने कहा सर अभी अपन ने जो पढ़ा, वो केपलर को पढ़ा। तो केपलर ने ही करी थी, ऑब्वियसली बात है। केपलर कौन था? केपलर जो है, केपलर ने करी, ये एक खगोल शास्त्री था, है ना? इसका नाम क्या था? जोहान्स केपलर। क्या नाम है? जोहान्स केपलर।
जोहान्स केपलर है, इसका नाम क्या है पूरा? जोहान्स केपलर, और 1609 में इसने इसकी खोज करी थी। ये एक पुस्तक है ना? इसकी एक पुस्तक है, उसके अंदर इसका प्रकाशन हुआ है, नॉवेल जो होता है उसके अंदर उनका प्रकाशन किया गया है, और ग्रहों की गति के नियम की खोज करी केपलर ने। ध्यान ध्यान रखना है, ग्रहों की गति की खोज किसने करी? केपलर ने। डी इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया? भाई सीधी सी बात है, जॉन्स केपलर, अभी बताया मैंने, जो करेक्ट आंसर है ना। अगला देखो, आगे देखो क्या कह रहा है। गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है गुरुत्वाकर्षण का नियम? बताओ किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? बताइए। चलिए 40 सेकंड हो गए, 40 सेकंड में आंसर देना था, 40 सेकंड। हाँ, समझो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है आइंस अ, हाँ, ठीक है, ओके। आइंस्टाइन, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज, पहली बात है, प्रतिस्थापित किया था, खोज की थी, आइंस्टाइन न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम होता क्या है? तो दो कणों या दो पिंडों के बीच में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों या पिंड के द्रव्यमान, मतलब उनका जो मास जो होता है उनके मल्टीपल एंड के समानुपाती, गुणनफल के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और उसकी दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। ये आपने पढ़ा है, अभी मैंने बताया भी था, है ना? F इक्वल टू जी m1 m2 कौन आर स्क्वायर, बताया है ना? घबरा क्यों रहे हो भाई? अभी तो बताया। अगला प्रश्न पढ़ो, देखो 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन, जल्दी से आंसर करना। क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ में, सभी का स्वागत है भाई, वेरी गुड इवनिंग, आप सभी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी से जुड़िएगा। और जो भी नए आते जा रहे हैं कनेक्ट करते जाइएगा। ये साइंस का है तो साइंस के सेशन में मैं कन्वर्सेशन कम करूँगा, ऑब्वियसली बात है, अपन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर, है ना? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है, जो कहलाती है, क्या कहलाती है वो आपको बताना है। देखो ऑप्शन में पहला क्या लिख रखा है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती व उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा लिखा गया द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी, बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा लिखा गया उनके द्रव्यमान के योग के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लास्ट वाला लिखा गया उनके द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है। सभी समस्याओं को समझने के बाद में आंसर 2 बनेंगे इसके, है ना? इतना लंबा अगर स्टेटमेंट आया है, पढ़ा है आपने, तो दोनों स्टेटमेंट देखो। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों स्टेटमेंट सही। या तो लिखते वक्त ध्यान नहीं रहा गया है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आगे देखो। ये तो 40 सेकंड में करना। क्या कह रहा है? विकल्प में से उल्लेखित तथ्य में से कौन-सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? कौन-सा इसमें एग्ज़ाम्पल जो है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं एक्सप्लेन करता है, तो आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम कौन-सा है? समझा नहीं सकता, नहीं गया है। पहला बोल रहा है वह बल जो हमें धरती से बाँधे रखता है, तो सही बात है भाई। ग्रह के चारों ओर सूर्य गति करता है, करता है। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, देखो ये बात उल्टी है। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति है या नहीं? क्या कह सकते हैं? संसार में 2 वस्तुएँ जो होती है,
दो या दो पिंड जो होते हैं उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, गुणनफल करता है, गुणनफल और उसके वर्ग के समानुपाती और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपने स्टेटमेंट में पढ़ी। अंत में अगर अपन इसके अनुसार अगर देखें तो सूर्य के चारों ओर ये कह रहा है ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति होती है, तो इसमें देखो ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति नहीं समझाई जा सकती, है ना? क्योंकि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है ना? ना कि पहला ही स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल गया था कि ये गलत है, ऑब्वियसली बात है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है, चंद्रमा द्वारा सूर्य के कारण ज्वार अथवा चंद्रमा और पृथ्वी के कारण ये सही बात है, दोनों ही सही है ना? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन, ऑब्वियसली बात है। अगला देखो, निम्न में से एक कमजोर बल है। कौन सा एक कमजोर बल है? गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान और लघु रेंज बल, है ना? अब भाई आप कहोगे सर गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण ही आंसर हो सकता है ना? तो गलत भी नहीं सोच रहे हो, है ना? सही बात है। 30 सेकंड में आंसर कर सकते हो तो कर दो इसमें। ये बात ये, मैं तो गलत थोड़ी कह रहा हूँ। चलो, देखो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, पर कारण मैं आपको बताता हूँ कारण क्या होता है। कारण क्या रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल का? तो गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। क्षीण मतलब नगण्य बल है ना? क्षीण बल है और गुरुत्वाकर्षण क्षीण बल है जो कि अत्यधिक अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तु या फिर पिंड के बीच में कार्य करता है, ठीक है? और इसके कारण बल का प्रभाव जो होता है वो सामान्यतः पिंडों को नगण्य बना देता है। तो उसके ऊपर इतना बल लगता है कि पिंड जो होते हैं वो नगण्य हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अगला देखो, भी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग, है ना? जो भी जुड़ते जा रहे हैं प्रश्न को अटेंड कीजिए। क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है और अटेंड करोगे तभी पता लगेगा कि क्या आंसर बन सकता है। ये -2 आ रहा है जो सब पावर में है, एक बात ध्यान रखना। लास्ट में जो भी आ रहा है ना, ये जो भी आ रहे हैं ये सब माइनस में हैं, पावर में है, ठीक है ना? किलोग्राम स्क्वायर माइनस आ रहा है तो माइनस स्क्वायर और किलोग्राम की पावर माइनस एस K1 यहाँ पर आ जाएगा K1 की पावर और K2 S2 की पावर 2, है ना? देखो क्या आंसर देता है। बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है ये, अभी लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ। इनका वैल्यू वैसे मैंने आपको बता दिया था, याद है आपको? है ना? हाँ, सही। चलो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या बोला था? जी इक्वल टू क्या होता है? जी इक्वल टू होता है 6.6 इंटू 7 इंटू 10 टू पावर माइनस, है ना, -11। ओके, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। तो -11 जो है वो टेंस टू पावर होती है ना? यहाँ पर शायद -11 गायब हो गई है, आनी तो चाहिए थी। ऑप्शन डी रहेगा आपका सही। प्रश्न में भी गलती है, भाई क्या कर सकते हैं, है ना? अगला देखो, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। किन दो वस्तुओं पर निर्भर नहीं? के बीच की दूरी, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, गुरुत्वाकर्षण नियम और द्रव्यमानों का योग। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आपने अभी तक पढ़ लिया नियम तो F इक्वल टू क्या बनाया था? F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना? तो आपने कहा सर द्रव्यमान के योग के बराबर तो नहीं होता, तो बस फिर आंसर यही रहेगा, बाकी सब तो सही है ना? ये जो है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और द्रव्यमान गुणनफल आ ही रहा तो सीधा आंसर था। अगला देखो, दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि दो दो गुना कर दी जाए तो इन दोनों के बीच में बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दो गुना कर दें, दूरी दो गुनी हो जाएगी तो उन दोनों की वस्तुओं के बीच में बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 2 गुना में बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन 2 गुना में कम हो जाता है और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल 4 बल के 4 के गुणा में कम होगा। इसी बात है, इसमें ज़्यादा समझने वाली सोचने वाली आवश्यकता नहीं है, प्रोपोर्शनल होता है। देखो F इक्वल टू क्या होता है? आपने कहा सिर्फ जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना? जब जी R1 R2 सब खत्म हो जाए, अगर दूरी को ही बढ़ा दें तो ये सीधा सीधा क्या होती है? प्रोपोर्शनल ही तो होती है, यस या नो? और F1 F2 M1 M2 क्या होते हैं? गुणनफल के ही तो प्रोपोर्शनल होते हैं। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, तीनों चीज़ें आपने देखी है। तो ऑब्वियसली बात है, वन जैसे ये बढ़ेगा, ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो दिखती सी बात है कि अगर 2 गुना हुई है तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा?
4 गुना हो जाएगा, कम होगा, है ना? 4 गुना में कम होगा, एक बढ़ेगा, एक कम, ऑब्वियसली। अगला आंसर करो। ब्रह्मांड में किन्हीं 2 वस्तुओं ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ में आकर्षित करती है, जो वर्ग जो वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या आंसर करोगे इसका? अभी-अभी समझाया मैंने आपको, है ना? प्रश्न बड़ा अच्छा है ना? इनसे समझ ले लो कि ये प्रश्न कैसे पूछ रहा है। प्रश्न पूछने का तरीका, चीज़ एक ही है, पूछने का तरीका बदल रहा है। देखो, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ में आकर्षित करती है, तो जो कि वर्ग वर्ग के विपरीत। आपने कहा सर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने कहा F इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपने कहा सर G m1 m2 r स्क्वायर, है ना? आपने कहा सर G इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। क्या समझे इससे? न्यूटन का सीधा सा, ब्रह्मांड में कहीं 2 वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, उसके द्रव्यमान के गुणनफल और गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखो क्या आंसर बनेगा? सीधी-सी बात है, दोनों के मध्य के बीच की दूरी, यस या नो? 2 वस्तुओं में एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए और 2 वस्तुओं के बीच आने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाएगा, उसमें 4 हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाएगा। क्या आंसर बनेगा? बताओ फटाफट। ऑब्वियसली बात है यार। क्या कह रहा है कि 2 वस्तुओं के बीच द्रव्यमान 2 गुना हो जाए, तो दोनों वस्तुओं के बीच आने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो भी तो 2 गुना हो जाएगा। F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू G m1 m2 r स्क्वायर। तो एफ एम जो है वो सीधा प्रोपोर्शन समानुपाती भी तो है। वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दैट्स ऑल, है ना? कोई बल बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा। अगला देखो, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, जो कि समानुपाती होता है, किसके? बताओ। ऊंचाई के, आयतन के, द्रव्यमान के और ऊर्जा के। समझो बात को, यहाँ पर थोड़ा समय मिल जाता है, तो आप लोग सोच सकते हो कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, उसके अंदर ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वो जो बल होता है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल में किन्हीं 2 पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल और उनके दूरी, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे क्या समझे? द्रव्यमान का गुणनफल, यस या नो? अगला देखो, यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, तो दोनों वस्तुओं के बीच में बल हो जाएगा। देखो, बल तो सीधी सी बात है, एफ क्या होता है? क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, समझ गए? आंसर दे दिया। देखो क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है? जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। आपने कहा सर द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाए? 3 गुना हो जाए। द्रव्यमान 3 गुना हो गया, तो एफ इक्वल टू जी 3m1 3m2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू क्या हो गया? 9g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। समझो कितना गुना बढ़ा? 9 गुना। ये मान लो कि ये F1 था, ये F2 था, और F2 कितना हो गया? तो आपने कहा सर F2 इज इक्वल्स टू 9F1 हो गया। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझा? समझ आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देख के आंसर दो फिर। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा असत्य है? देखो क्या पूछ रहे हैं, कौन सा असत्य है? क्या कह रहा है? जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 केजी के 2 द्रव्यमानों के केंद्र के
ये गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन है। और लास्ट वाला जो आपसे बोल रहा है वो कह रहा है बल दो वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दोनों वस्तुओं के मध्य की गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा करने पर दो गुना हो जाता है। समझे? अगर आपने तीनों चीज़ों को अगर ढंग से पढ़ा, तीन चीज़ें करेगी, तीनों चीज़ों को अगर ढंग से पढ़ा तो आपको क्या समझ आया? पहला स्थिति बोला गया है कि सही बात है। जी का मान जो होता है ना चंद्रमा पर और पृथ्वी पर लगभग-लगभग समान रहता है। वहाँ कहीं पे भी जाओ पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी किसी भी स्पेस में जाओ, जी का मान सेम रहेगा। वहाँ पर आप बदल नहीं पाओगे। पहला स्टेटमेंट सही है। 1 मीटर दूरी पर रखे हुए 2 केजी के 2 द्रव्यमानों के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो इतना होगा। अगर आपने कहा गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है, सीधी-सी बात तो ये है और दोनों ही क्षीण बल हैं। और आप इसके अंदर देखो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को भी अगर आप पढ़ो तो 2 पिंडों के बीच की दूरी और मध्य तो मध्य के बीच की दूरी और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना? और अगर अपन इस स्टेटमेंट से चले तो ये 26.868 क्या 10 टू पावर 11 आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा क्या? अब आप इसमें समझो कि भई कैसे आया, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन गलत जा रहे हैं, है ना? एक और ऑप्शन आना चाहिए। हुँ। चलो कोई बात नहीं। देखो, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। पहला ऑप्शन जो था ना, वो भई जी का मान चंद्रमा पर और पृथ्वी पर जी चंद्रमा पर तो लगता ही नहीं है ना जी, भाई साहब, यही तो मैं सोच रहा था। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हो? पृथ्वी पर तो लगता है, चंद्रमा पर तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ काम करता है? फ्री फॉल है वहाँ तो, है ना? दूसरा स्टेटमेंट है जो 1 मीटर दूरी पर 2 केजी आपने कहा सर ये क्या फ़ॉलो कर लेगा? तो यहाँ माइनस का आएगा, एक बात ध्यान रखना, इसीलिए नहीं हो रहा है ये। बल 2 वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा थोड़ी लिखा है। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? 2 वस्तुओं के मध्य के गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधे करने पर उसका दोगुना हो जाता है। ये बात सही है। आधा कर दो, दोगुना हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा था मैंने कहा वापस एक बार पढ़ो इसको सही तरीके से तभी समझ में आएगा। कभी-कभी ये लैंग्वेज में ही फँसाता है वो। लैंग्वेज में फँसाता है तो फँसना नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिएगा ये क्या कह रहा है। प्रश्न ये भी बढ़िया है ना? क्या कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, खाली स्थान होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं के द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। आपसे सीधा-सीधा ये बोला गया है। तो आप इसमें क्या आंसर बनाओगे? आपने कहा सर अ, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उनकी वस्तुओं के मध्य उपस्थित होता है ना? और परंतु इसमें महसूस नहीं होता है। अमूमन आप 2 पिंड रखोगे तो महसूस थोड़ी और इसमें द्रव्यमान बहुत अधिक ना नहीं होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ें कही गई पृथ्वी पर और इस पूरी बात को पढ़ा आपने तो समझ में आया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तु के द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है ना? तो आपने कहा सर प्रत्येक और हर एक में नहीं होता है ना? ऑप्शन बी जो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो सीधी-सी बात है, अगर कोई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो आपको क्या लगेगा वो? भार, है ना? भार लगेगा तो F इक्वल टू जी m1 m2 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी जो होता है वो क्या होता है 6.6 इंटू 67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। आ गया समझ में? ऑप्शन ए इज जो करेक्ट। अगला देखो, पढ़ो और आंसर दो भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर या फिर वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति अवस्था में परिवर्तन के अंतर पर, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में परिवर्तन के अंतिम अंतर पर और वस्तु के क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। क्या आंसर दोगे वो तो आपको देना। दो फटाफट क्या देते हो? देखो गुरुत्वाकर्षण पर किया गया कार्य क्या होता है? डब्ल्यू बराबर
जी, समझिएगा, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के समांतर। देखो, आपने कहा सर गुरुत्वाकर्षण पर कार्यरत बल क्या हो गया? आपने कहा सर mgh। ये F जो है वो ऊपर से नीचे फ्री एंड फॉल स्टार्टिंग से इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल हमने रख दिया। अगला जो हो जाएगा GHI, आई का मतलब इनिशियल, है ना? तो अब आपने कहा सर W क्या हो जाएगा? मैंने कहा mg तो आप कॉमन ले लो, HF माइनस HI, प्रारंभिक माइनस अंतिम। W इक्वल टू क्या हो गया? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। गुरुत्वाकर्षण से सार्वभौमिक नियम होता है, पर लागू करता है। किस पर लागू करता है? नियम होता है और किस पर लागू करता है? नियम खाली स्थान पर लागू होता है। ये ऐसे लिखा हुआ, खाली स्थान पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? देखो, सूर्य और ग्रह पर, पृथ्वी और सूर्य पर, सूर्य और चंद्रमा पर, वस्तु के ही युग्म पर। दो वस्तुओं का युग्म जो हो जाएगा उन्हीं पर तो करेगा M1 M2। क्लियर है? अगला देखो। अगला देखो, दोनों इंग्लिश में आ गया। यूनिवर्सली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज डिस्कवर्ड बाय। जी किसने डिस्कवर किया था? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम में आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ही तो देना है। आंसर क्या दोगे? देखो फटाफट। चलिए यहाँ पर देखिए क्या आंसर आ जाएगा। हेनरी क्लेवेंडिश। हेनरी क्लेवेंडिश जो थे, उन्होंने इसको नेम दिया था, मतलब खोज की थी। ठीक है, हेनरी क्लेवेंडिश ने खोज की थी, और जी की वैल्यू जो होती है वो 6.7 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यस या नो? अगला क्वेश्चन देखो। ये तो मैंने करवा दिया ना, सेम ही तो था। अगला ये देखो। क्या कह रहा है? एफ इक्वल टू एम जी। एफ इक्वल टू क्या कह रहा है? एफ इक्वल टू कह रहा है एम जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि जी का जो होता है सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? जी को क्या बोलते हैं? सर्वत्र स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी भी बताया था। अगला क्वेश्चन देखो। ये चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ये आपके पावर में लिखे हुए हैं, एक बात ध्यान रखना है ना। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है ये क्या लिखा हुआ? फर्स्ट वाला ये लिखा हुआ आर की पावर माइनस एन। सेकेंड जो लिखा हुआ आर की पावर n+1/2 पावर में है, इतना ध्यान रखना। वाई वाई, आपने कहा सर आर तो आर ही रहेगा, मैंने कहा आर की पावर n-1/2। ठीक है, क्या आंसर बनेगा? माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी के घात से प्रतिलोमात्मक बदलता है, तो सूर्य के चक्र चक्र और आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष के चक्कर लगाने में ग्रह की काल अवधि के समानुपाती होता है। तो आप इसमें आपने कहा सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो जी जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? मैंने कहा प्रोपोर्शनल टू दूरी का स्क्वायर, है ना। एन ले लो, दूरी का स्क्वायर होता है, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम होता है, तो आपने कहा सर दूरी के घात का कितना हो गया? एन हो गया। ठीक है, आपने कहा सर जब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने कहा प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ क्लियर है? आपने कहा सर एफ इक्वल टू एम ए होता है, मैंने कहा प्रोपोर्शनल 1/r⁴ ठीक है। आपने कहा सर एम जो है एफ इक्वल टू एम ए होता है, और एम को अपन कर दें तो ए इक्वल टू कितना? प्रोपोर्शनल टू r⁴ ठीक है। आपने कहा सर आर जो हो जाता है वो एम अगर कांस्टेंट हो जाए, मतलब कांस्टेंट हो जाए, तो आपने कहा सर आर अल्फा स्क्वायर, है ना, और 1/r⁴ अब देखो अल्फा में, अल्फा में, अल्फा क्या बोलते हैं,
जब ओमेगा स्क्वायर एंड पावर आर की पावर कितनी हो जाएगी n+1, n+1, है ना। जब ये नीचे आ जाएगा तो पावर पावर सेम है तो गाते जुड़ जाती है, ऑब्वियसली जुड़ती हैं। आपने कहा सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है, आवर्त होता है ना ओमेगा। आपने कहा सर पाई बाई 2 पाई अपॉन t² प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n+1। आपने कहा सर पाई आर कांस्टेंट है, मैंने कहा 4 पाई बनेगा तो कांस्टेंट t² 1/t² इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n+1। आपने कहा सर इसको दोनों को ऊपर ले लें तो अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर t² प्रोपोर्शनल टू r+1। ठीक है। आपने कहा सर यहाँ तक भी ठीक था, मैंने कहा देखो भाई अब आर स्क्वायर आ रहा है ना तो दोनों तरफ क्या कर लो, डिवाइड कर लो 2 का। ठीक है, बन जाएगा आर की पावर n+1/2। मैंने कहा क्या रहेगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा आर की पावर, यस या नो। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला देखो 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रमा निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चंद्रमा पर जी का मान जो होता है पृथ्वी के मान के बराबर होता है। पहला स्टेटमेंट गया। दूसरा क्या कह रहा है, एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी, अभी ये प्रश्न पूछा था 2 किलोमीटर होने पर ये माइनस का लिखा हुआ, माइनस का लिखा हुआ, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। अब 1 मीटर दूरी M1 M2 दो 2 kg रख लो, 1 मीटर दूरी रख लो तो क्या बनेगा। क्या कह रहा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम प्रयोगशाला में मान्य है। सही बात है, ऑप्शन बी रहेगा आपका आंसर, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ। अगला देखो, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दूरी बढ़ा दोगे तो क्या पड़ेगा, दूरी बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में है ना, समानुपाती, कम हो जाएगा। क्या सोचने की जरूरत नहीं थी इसमें, मेरे को ऐसा लगा आप लोगों को भी नहीं लगी होगी। दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उन दोनों के बीच की दूरी को परिवर्तित किया जाए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। प्रश्न तो बढ़िया ही पूछेगा, ये गलत थोड़ी पूछेगा। तो आपने कहा सर दो वस्तुएं हैं M1 M2, ये बार बार आ रहा था, एक बार अपन डायग्राम से डी जो है क्या कर लिया। देखो F1 का निकालोगे और F का भी निकालोगे तो सेम ही है। आपने कहा सर F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने कहा जी तो आ ही रहा है, M1 M2 को हाफ कर लो, M1 M2 को हाफ कर लो और R जो है वो वैसे ही वैसे रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 G M1 M2 अपॉन R²। ये क्या बना है F, वापस F ही बना है, F इक्वल टू, तो आपने कहा था 1/4 GF1, है ना। F F F F ले लो, F1 2 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। F1 इक्वल टू क्या होता है, इसकी बात है। ठीक है, तो G यहाँ से हटेगा, G उसके साथ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो, समय समय तेज चलता है भाई, लग रहा है। चलो, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये कारण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है। जब पृथ्वी खींचती है तो सीधी सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है तभी तो पृथ्वी अपने आप, पृथ्वी की तरफ हर वस्तु खींची हुई जाती है, आकर्षण करता है। जैसे पेड़ से फल जो होता है ना नीचे गिरता है, तो पृथ्वी उसको खींच रही है अपनी तरफ, तभी तो वो नीचे गया। न्यूटन ने बताया था ना, कि भूल गए, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वापस नीचे की तरफ आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना। चीजें वही है, समझने का प्रयास करना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कारण बदल के पूछा गया है, आंसर तो वही रहेगा, डी जो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में सब संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है, वह बल जो पृथ्वी पर बांधता है, पृथ्वी को बांधता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया सही, तो सही है तो ये तो आंसर बनेगा नहीं, है ना।
दूसरा क्या कह रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। क्या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है? आंसर सही। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार-भाटा आता है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति करती है। नहीं भैया, है ना? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। मतलब एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई, बढ़िया सा सेशन आप लोगों के साथ में करा। डेफ़िनिटली ऐसे ही सेशन के लिए आपको जुड़े रहना है। अब रोज़ रात को 10 बजे अपन ऐसा कोई सेशन आप लोगों के लिए ले आएँगे, तो कनेक्ट करने की कोशिश करें, है ना? बेहतरीन सा सेशन रखेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।